हेलो एवरीवन। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 गणित प्रकाश से चैप्टर 4, जिसका टाइटल है क्वाड्रीलेटरल्स। क्वाड्री का मीनिंग होता है 4 और लेटरल इट इज़ लाइक 4 लाइंस या 4 स्ट्रेट लाइंस आप बोल सकते हो। क्वाड्रीलेटरल मीन्स एक ऐसा शेप जिसमें 4 लाइंस हो और वो एक क्लोज्ड शेप हो। यहाँ पर आप देख रहे हो ये शेप्स हैं, तो साइड 1 2 3 4 सभी में साइड 4 है, चाहे एंगल यहाँ पर कुछ भी हो। अब यहाँ आप देख रहे हो ये शेप नंबर 4 एंड नंबर 5, इसमें ये साइड्स तो स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, लेकिन ऊपर आप एक कर्व्ड लाइन देखते हो, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर ये 2 लाइंस स्ट्रेट हैं और ये कर्व्स हैं, तो इसीलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 लाइंस होंगे, स्ट्रेट लाइंस होंगे और एक क्लोज्ड शेप होगी, वो क्वाड्रिलेटरल होगी। अब देखो आप स्क्वायर्स जानते हो, स्क्वायर्स जिसके सारे साइड्स इक्वल हों, तो ये 4 लाइंस से बना हुआ एक शेप है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। आप रेक्टेंगल जानते हो, ये भी 4 लाइंस से बना हुआ एक शेप है, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। ये डायमंड शेप, काइट शेप, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल शेप है। तो ये वो नोन शेप्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो कि ये 4 लाइन से बने हुए शेप्स हैं। इसके अलावा अलग तरह के शेप्स भी 4 लाइन से बन सकते हैं, कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो। तो सबसे पहले सेक्शन 4.1 में रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स ही दिखाए गए हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्क्वायर्स जिसके सारे साइड्स इक्वल होंगे, 4 साइड्स इक्वल होंगे, वो स्क्वायर हो जाएगा। और रेक्टेंगल क्या होगा? जिसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एल शेप ही बनता है हर कॉर्नर पर, तो ये एंगल 90 डिग्री के हैं। तो बेसिकली जब एक 4 लाइन शेप होगी और उसके कॉर्नर्स पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, तो वो या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा। तो रेक्टेंगल जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री के हैं और ऑपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की हैं, वो रेक्टेंगल है। और स्क्वायर्स सारे एंगल 90 डिग्री के हैं और सेम साइड लेंथ है, वो स्क्वायर हो जाएगा। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल? क्या हम रेक्टेंगल को किसी और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं? तो यस, देयर आर वेज जिससे हम रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं। अब एक कारपेंटर का प्रॉब्लम दिया गया है। ए कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर 2 थिन स्ट्रिप्स ऑफ वुड। कारपेंटर को 2 वुड स्ट्रिप एज शोन इन फिगर, उसको इस तरह से ये एक्स बनाते हुए ये साइड्स रखने हैं, सो दैट व्हेन ए थ्रेड इज पास थ्रू, तो जब ये शेप इस तरह से हो और तब वो इधर इस तरह से थ्रेड पास करे इसके सारे कॉर्नर्स से, तो इससे एक रेक्टेंगल बन जाए। दैट मीन्स ये ऑपोजिट साइड इक्वल मेजरमेंट के हो जाएं। अगर ये एल हो तो ये भी एल हो, ये बी हो तो ये भी बी हो। लेकिन उसके पास केवल ये 2 स्टिक हैं, हमें इन्हें किस तरह से अरेंज करना है। She already has one 8 सेंटीमीटर स्ट्रिप। एक स्ट्रिप है जो 8 सेंटीमीटर की है। What should be the length of the other strip? अब दूसरे स्ट्रिप का लेंथ कितना होना चाहिए? Where should they be joined? उन्हें कहाँ ज्वाइन होना चाहिए? ये हमें कारपेंटर प्रॉब्लम में सॉल्व करना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए, अब एक साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर दिया गया है, सेकेंड साइड लेंथ वो कितना होगा। दूसरा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 डायगोनल्स। दोनों डायगोनल जो लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करने वाले हो, वो कहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने चाहिए। थर्ड इज व्हाट शुड द एंगल बी बिटवीन द डायगोनल्स। डायगोनल्स के बीच में क्या एंगल होने चाहिए। जब आप इस तरह से करोगे तो ये एंगल कितने होने चाहिए, इनका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, ये सब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं? तो देखो डायगोनल ये 8 सेंटीमीटर हमें दिया गया है, एक डायगोनल हम 8 सेंटीमीटर प्लेस करते हैं। अब यहाँ रेक्टेंगल की शेप अगर हम उसको बीच से कट करते हैं तो इस तरह से दिखती है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, दैट मीन्स ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। रेक्टेंगल में ये लाइंस ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं ये इक्वल होती हैं, तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा। अब देखो अगर हम यहाँ से इस पॉइंट से, लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी, अब अगर हम ए से सी को मैच करते हुए डायगोनल ड्रॉ कर दें तो हमें यही लेंथ चाहिए दूसरे स्टिक की, जिससे कि हम एक डायगोनल बना पाएं। तो अब आप देखो कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो जो दूसरी साइड का एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी 90 डिग्री होगा। ये दोनों साइड ऑलरेडी इक्वल होंगी क्योंकि हम रेक्टेंगल बनाने वाले हैं, और ये साइड कॉमन हो गई है। तो बेसिकली एक ट्राइंगल जो इस तरह से है और दूसरा ट्राइंगल जो डायगोनल बन रहा है वो इस तरह से है, तो ये सेम ट्राइंगल है। ये ट्राइंगल एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप करेंगे, कवर कर लेंगे, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये सिमिलर है। दैट मीन्स अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर होगी तो ये वाली साइड भी 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो इसीलिए जो सेकंड साइड है वो 8 सेंटीमीटर ही हो सकती है।
यहाँ पर यही एक्सप्लेन किया गया है कि ABCD एक रेक्टेंगल है जिसमें AB ये वाला साइड और ये वाला साइड ये इक्वल होंगे क्योंकि हमने रेक्टेंगल बनाया है। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री हैं। ये कॉमन साइड हो गई है जो इसका बेस है, तो इसीलिए जो BD लाइन होगी और AC लाइन होगी ये दोनों लाइंस भी इक्वल होंगे। तो अगर AC 8 सेंटीमीटर होगी तो BD ये भी 8 सेंटीमीटर ही होगी बिकॉज ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब हमें ये तो पता चल गया कि दोनों साइड 8 सेंटीमीटर के हैं। अब हमें उन्हें प्लेस कैसे करना है जिससे कि रेक्टेंगल बन जाए। ये ट्राइंगल एक दूसरे के रेप्लिका हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं अगर इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाए। AC एंड BD ये दो स्टिक हो गए हैं जो कि 8 सेंटीमीटर के हैं। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट ये कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है, ये किस एंगल पर मीट करेगा। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BDC। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं। ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और हमें ये पता है कि रेक्टेंगल पैरेलल लाइंस से बनता है। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और इसको BD ये एक लाइन कट कर रही है। तो अगर ये लाइन इस तरह से इसको ट्रांसवर्सल लाइन की तरह कट करेगी तो ये वाला एंगल, लेट्स से दिस इज एंगल D, और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल हो गए हैं। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है, ये लाइन जो AC है, ये 2 पैरेलल लाइन से होकर के जाती है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इस ट्राइंगल में ये ट्राइंगल 1 हम मान लेते हैं, ये ट्राइंगल 2 हम मान लेते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट इज O। इन ट्राइंगल 1 एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O या एंगल AOB ये सब मिलकर के 180 डिग्री होंगे। और इसी तरह से जो ट्राइंगल 2 होगा उसमें एंगल D, एंगल C एंड एंगल COD ये मिलकर के 180 डिग्री होंगे। एंगल A और एंगल C ये इक्वल है। इसी तरह से एंगल B और एंगल D ये इक्वल हैं क्योंकि ये भी पैरेलल लाइंस पर बने हुए हैं। तो अब जो थर्ड एंगल बचा जो कि ये वाला एंगल है, ये और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसीलिए एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल COD, ये एंगल इक्वल होंगे। और वैसे भी ये इंटरसेक्शन पॉइंट के ऑपोजिट साइड्स में बने हुए एंगल हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये एंगल ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। दैट मीन्स ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDE ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। कॉन्ग्रुएंट मीन्स सिमिलर, एक दूसरे के रेप्लिका होंगे। अब हम देख चुके हैं कि AB ऑलरेडी CD के इक्वल है, हम देख चुके हैं कि AC ऑलरेडी BD के इक्वल है। ये एंगल सारे इक्वल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल हैं। तो इसीलिए ये जो पॉइंट होगा O ये इनके मिड में आएगा। O पॉइंट इनके इंटरसेक्शन पर मिडिल पॉइंट है। तो दैट मीन्स OA क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो गए हैं, OA विल बी इक्वल टू OC एंड OB विल बी इक्वल टू OD। अब ये बराबर तो तभी हो सकते हैं जब ये हाफ में डिवाइड हो रहे होंगे, तो ये सब 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। OB क्या है? OB BD का हाफ हो गया है, तो इसीलिए ये 4 सेंटीमीटर होगा। इसीलिए यहाँ पर जो O पॉइंट है, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो इनको मिडिल में इंटरसेक्ट करता है। रेक्टेंगल के लिए 2 कंडीशंस आ गई हैं कि बोथ स्टिक्स शुड बी 8 सेंटीमीटर and second their intersection point will divide them into half। अब थर्ड पॉइंट है what should be the angle between the diagonals। डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, दैट मीन्स ये एंगल ये कितने होंगे। तो हमें ये पता चल गया है कि AC एंड BD ये दोनों 8 सेंटीमीटर है। क्योंकि हम रेक्टेंगल बना रहे हैं तो ये एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये एंगल क्या होने चाहिए। रेक्टेंगल्स, अब हमें 2 लाइंस को मिड पॉइंट पर क्रॉस करना है, तो उन्हें हम इस तरह से भी कर सकते हैं, उन्हें हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये एंगल क्या होना चाहिए कि रेक्टेंगल बन जाए। ये यहाँ एक इमेज देख रहे हो जो एक रेक्टेंगल को शो कर रही है। इसी तरह से ABCD ये पॉइंट्स हैं यहाँ पर और ये O पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक एंगल आपको दिया गया है कि ये 60 डिग्री है। एंगल AOB इज 60 डिग्री। अब देखो अगर एंगल AOB 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। और ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस तरह से ये D एंड B ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो दैट मीन्स अगर A पॉइंट इस तरफ है
तो ये एंगल विच इज 60 डिग्री और ये वाला एंगल जो अभी हमें नहीं पता है, इनका सम 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो दिस एंगल विल बी 180 माइनस 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह से जब ये एंगल 120 डिग्री है तो दूसरी साइड वाला एंगल भी वर्टिकली ऑपोजिट है, तो ये भी 120 डिग्री का हो जाएगा। तो ये आप सारे एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन ट्राइंगल AOB, सिंस OA एंड OB आर इक्वल, this line and this line they are equal, so the angle opposite them are equal। अब अगर हमें बाकी के एंगल फाइंड आउट करने हैं, लेट्स से ये वाले एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं, तो इनकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि ये वही रेक्टेंगल है जिसको कि हम अभी तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके डायगोनल स्टिक्स हमें दिए गए हैं। तो अब हमें पता है कि OA और OB ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, और जब किसी ट्राइंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाता है। ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या है? या तो टू साइड्स का मेजरमेंट इक्वल हो या फिर टू एंगल्स का मेजरमेंट इक्वल हो, तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इस ट्राइंगल में OA और OB इक्वल हो गए, सो दैट मीन्स जो एंगल यहाँ पर बन रहा होगा वो भी इक्वल होंगे। अब यहाँ A ये नेम दिया गया है, OAB जो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। इसमें अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल भी A होगा। अब एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल A प्लस एंगल A प्लस 60 डिग्री, ये सब मिलकर के 180 डिग्री होना चाहिए। नाउ A प्लस A ये हो जाएगा 2A प्लस 60 डिग्री is equal to 180 degree. अब 2A will be equal to 180 minus 60, which will be 120 degree. So A will be 120 divided by 2, which will be 60 degree. तो यहाँ पर ट्राइंगल OAB में ये एंगल भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। तो ये साइड ये तो दोनों इक्वल थे, लेकिन अब सारे एंगल्स इक्वल हैं, दैट मीन्स सारे साइड भी इक्वल हैं, तो हर एक साइड इसकी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब देखो यही यहाँ पर भी होगा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सेम है, तो अगर ये एंगल 60 है तो इसमें ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब हम बाकी के एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आप देखो कि ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये आप देखते हो ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। इसी तरह से ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री होगा, ये कंप्लीट 90 होगा और ये कंप्लीट भी 90 होगा। अब इसमें से 60 डिग्री इधर निकल गया है इस वाले ट्राइंगल में, तो ये 30 डिग्री बच जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर ये 30 डिग्री बच जाएगा, इसी तरह से ये 30 डिग्री और इसी तरह से ये 30 डिग्री। तो अब आपको इस रेक्टेंगल के अंदर जो ट्राइंगल बने हैं उन सब के एंगल पता चल गए हैं। तो ये यहाँ पर सोल्यूशन इसी तरह से दिया गया है, आप ये फाइंड आउट कर सकते हो सारे एंगल्स जो भी ट्राइंगल अंदर है वो कितना एंगल फॉर्म करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज, कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज। तो क्या अब हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या कुछ और है। अब और तरह के क्वाड्रिलेटरल कौन से होते हैं ये भी हम जानेंगे। एज ऑफ नाउ आपको इस शेप को देख करके पता चल ही रहा है कि ये रेक्टेंगल है, तो यही यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, दैट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल है, और ये एंगल 120 है, ये एंगल 120 है, दैट मीन्स ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब क्योंकि टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल है तो ये एक रेक्टेंगल होगा। नाउ क्वेश्चन इज, विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स आर चेंज्ड। अगर डायगोनल्स के बीच का एंगल चेंज कर दिया जाए तो भी क्या वो रेक्टेंगल रहेगा? कैन वी जनरलाइज दिस? क्या हम इसके लिए कोई जनरल फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं? इसको जनरलाइज करते हैं। तो देखो ये एक रेक्टेंगल है ABCD जिसमें डायगोनल पर एक एंगल हमें दिया गया है विच इज x। अब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और अभी हमने देखा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये वाला एंगल x है तो दूसरी साइड वाला एंगल 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा, और ये वाला एंगल भी 180 माइनस x डिग्री हो जाएगा। ये हमें सेंटर के सारे एंगल पता चल गए हैं। अब हम बाकी के एंगल्स के बारे में फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये हमें दिया गया है, ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, तो लेट्स से दिस इज एंगल y। ये अगर y है तो ये भी y होगा, बिकॉज अभी हमने देखा कि कोई भी रेक्टेंगल तब बनेगा जब वो मिडिल पॉइंट पर इंटरसेक्ट होंगे उसके डायगोनल्स, सो दैट मीन्स ये दोनों साइड्स इसके इक्वल ही होंगे। तो अगर ये एंगल y होगा तो ये भी एंगल y होगा, सो दैट मीन्स
एंगल y प्लस एंगल y प्लस x विल बी 180 डिग्री। इस ट्राइंगल में सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। 2y प्लस x विल बी 180 डिग्री, 2y विल बी 180 माइनस x डिग्री एंड y विल बी 180 माइनस x अपॉन 2। तो y की वैल्यू आप x अगर आपको पता है तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो अब अगर ये एंगल y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा, ये एंगल इक्वल है और y की वैल्यू हमें पता चल गई है 180 माइनस x अपॉन 2। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब हमें दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है जो कि इस तरफ है। ये एंगल कितना होगा? तो अभी आपने देखा कि ये रेक्टेंगल है, दैट मीन्स ये 90 डिग्री है। तो अगर ये एंगल हम z बोल दें तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 माइनस y। ये एंगल y है और y की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो z विल बी 90 माइनस 180 माइनस x अपॉन 2। तो ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो जाएगा। आप इसे और आगे सॉल्व कर सकते हो। इनका हम LCM निकाल लेंगे। सो इट विल बी 180 माइनस 180 प्लस x ब्रैकेट ओपन करने पर, सो दिस विल बी x अपॉन 2। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसमें सेंटर पर एंगल x दिया गया है, तो x तो हमारे लिए गिवन है, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। सेम इज दिस एंगल 180 माइनस x। y जो कि 180 माइनस x अपॉन 2, दैट मीन्स y इस एंगल का आधा हो जाएगा। y विल बी 180 माइनस x अपॉन 2 और z x का आधा हो जाएगा। z की वैल्यू आएगी x अपॉन 2। तो इस तरह से आप इसे जनरलाइज कर सकते हो। ये जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो यही यहाँ पर आपको ये सोल्यूशन दिया गया है। 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2, 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2 और 180 माइनस x। अब ये 90 डिग्री माइनस x अपॉन 2 ये 180 माइनस x अपॉन 2 के इक्वल ही है। इसे इस तरह से लिख दिया गया है 180 माइनस 2 माइनस x अपॉन 2। तो ये 90 माइनस x अपॉन 2 आ जाता है। तो आपको जो इजी लगे, जो ज़्यादा अच्छा लगे, आप उस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन इज What can we say about AB, CD, AD and BC? अब इन 4 साइड्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सारे एंगल्स तो हमने पता कर लिए हैं। अब देखो हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में जो भी ट्राइंगल्स बन रहे हैं डायगोनल्स के थ्रू, तो जो ऑपोजिट साइड वाले ट्राइंगल हैं वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन्स उनके प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम है, उनके मेजरमेंट्स बिल्कुल सेम है, इतना हम जानते हैं। तो यहाँ पर ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। और इसी तरह से ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4 ये भी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो इसीलिए जो भी एंगल होगा, नो मैटर क्या एंगल होगा डायगोनल्स के बीच में, अगर डायगोनल्स इक्वल होंगे और मिडिल पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो शेप बनेगी बाहर थ्रेड करने से, उसके कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल ही बनेगा। और इसीलिए जो ऑपोजिट साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे। दैट मीन्स इस तरह से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो रेक्टेंगल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स से एक हम यहाँ पर स्टिक लेते हैं और उस स्टिक की लेंथ हम ले लेते हैं 12 सेंटीमीटर और इसका मिड हो जाएगा 6 पर। अब अगर हम दूसरी लाइन 12 सेंटीमीटर की इस पॉइंट से होते हुए ड्रॉ करें, तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो यहाँ से होकर के जाएगी और हमने इसका एंगल मेजर नहीं किया है। तो हम एक कंपास लेते हैं। अब देखो मिडिल उसका 6 पर ही होना चाहिए। तो दैट मीन्स अगर हमें 12 सेंटीमीटर की लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 6 सेंटीमीटर इसके इधर रह जाएगा और 6 सेंटीमीटर इधर रह जाएगा। तो हम कंपास से 6 सेंटीमीटर मेजर करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। तो ये अब एग्जैक्ट 6 सेंटीमीटर हो गया है और इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी 6 सेंटीमीटर का एक मार्क बना लेते हैं। अब ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए हैं A, B एंड C, D। ये हमारे पास 2 लाइंस आ गए हैं, हमने एंगल मेजर नहीं किए हैं। तो अब हम इन एंड्स को मीट करते हैं। लेट्स से एक हम AC लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये AC इस तरह से हो गया। इसी तरह से C और B को मैच कर देंगे, B और D को मैच कर देंगे एंड A और D को मैच कर देंगे। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन जाती है कि AC एंड BD ये इक्वल आएंगे, BC एंड AD ये इक्वल आएंगे, नो मैटर इनके बीच में क्या एंगल है। वो मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इक्वल लेंथ के लाइंस हैं, तो वो रेक्टेंगल बनाएगा।